नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीट प्लस सीपेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा और चौथा सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी 1857 की क्रांति में प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। रानी अवंतीबाई रेवांचल में चलाए गए मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। रानी अवंतीबाई ने ही अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तू पांडे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में उन्होंने एक समानांतर सरकार की घोषणा की। चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों को बनवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राग बोध। इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने 14 साल राजगीर और नालंदा में बिताए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी यात्री इत्सिंग, यहाँ पे आपको फिल करना है, में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ताम्रलिप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। सुमात्रा तथा श्रीलंका होते हुए वह ताम्रलिप्त पहुँचा। यहाँ उसने 3 वर्ष तक रहकर संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिपिन चंद्रपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक एवं उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगजेब मनुची। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड सीमा रेखा है।
ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेमी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दून इसका सही जवाब हो जाएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें तो 912 है, पंजाब में 895 है, और सिक्किम की बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो सिक्किम में लिंगानुपात जो है 890 है, और हरियाणा की बात करें तो 879 है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 115 करोड़ रुपए, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं करता है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है नीली क्रांति से किसका संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो नहीं पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा रसायन। भारत में 8 क्षेत्र हैं जिन्हें मुख्य क्षेत्र माना जाता है, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो यहाँ पर रसायन को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मत्स्य, ऑप्शन सेकेंड है डेयरी, थर्ड है कृषि। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, मत्स्य, डेयरी और कृषि, सभी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर भारतीय संसद बनती है, किससे बनती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दी गई है, एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कथन आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथानम समिति। वर्ष 1962 में गठित के संथानन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बल की विपरीत दिशा में होता है।
जब बल लगाने पर किसी पिंड अथवा वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियमानुसार बल संवेग परिवर्तन दर के अनुपाती होता है। जब वस्तु का विस्थापन बल की ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड कि अगर हम सूत्र की रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaO होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और COA के निर्माण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आपको फिल करना है को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो किसको समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल एक जटिल रासायनिक यौगिक है, यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है और क्लोरोफिल को हरित लवक अथवा पर्णहरिम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी का क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए अनुपम होगा, इसका सही जवाब बनेगा। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो किसी का अनुसरण करता हो उसे अनुयायी कहेंगे दोस्तों, जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कठिन कार्य होना। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है अंबुज और अम्बुद का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अंबुज मीन्स होता है कमल और अम्बुद का मीन्स होता है बादल। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। तो अनु प्लस एषण बराबर होता है अन्वेषण, इसमें यण संधि है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ऋजु का विलोम वक्र होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सीधा का उल्टा हो जाएगा, और सरल का कठिन विलोम हो जाएगा, और त्रिकोण का षटकोण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्शंस है 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए दोस्तों, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द डे कुड नॉट बी रीच्ड बाई वोट बिकॉज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, देयर वेयर सीम्स ऑफ रॉक एंड टीचरसली रिंगलिंग करेंट्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑन कुड विजिट द बे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्हेन देयर वाज लो टाइड। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, ए पर्सन अबव 100 ईयर्स इन ए एज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटेनेरियन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ट्रांसेंट। ट्रांसेंट का सिनोनिम आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इफेमरल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है 45, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कॉशियस। कॉशियस का आपको बताना है सिनोनिम, एंटोनिम सॉरी। तो एंटोनिम हो जाएगा कॉशियस का रेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में करंट अफेयर की जो भूमिका रहती है वो 10 मार्क्स की रहती है। तो आप लोग यहाँ पर जो आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंदगिरी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है आपको दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 53 है, विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा
जिसकी इस वर्ष की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित कर जीता है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी लेबनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर किन दो देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत तथा जापान। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी गुजरात इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। हाल ही में मुस्क बुद्धजी चावल तथा राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी किबिथु अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है 60। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी VBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 6 माह का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। हॉफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड, असम, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। वर्मा की मुद्रा क्या है? तो वर्मा की मुद्रा यहाँ पर हो जाएगी क्यात है, वर्मा की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इसका राइट जवाब हो जाएगा। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पहले चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है। UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जापान को। जापान देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है और जापान को उगते सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। जापान के राष्ट्रीय ध्वज को अंग्रेजी में द राइजिंग सन फ्लैग उगता सूरज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 70 है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस पुरस्कार की शुरुआत की यदि हम बात करें तो 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और भारत रत्न पुरस्कार 6 क्षेत्रों कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, खेल, सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और प्रथम भारत रत्न देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन निर्देश दिया गया 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा की एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्यता अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंदभूति के संबंध में भले ही कवि ने गूंगे केरी शर्करा युक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारना नहीं था।
प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोधक सिद्ध हो सकती हैं। उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उसके पारंपरिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान के युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा ही अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है शब्द रूपी ही तो है। अतः इस संबंध में वहम की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उसमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने और समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में एक रहता है। अतः यह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है। इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शब्द रूपी भाषा। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 72, गूंगे केरी शर्करा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्य वर्जनीय होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 73 है, मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम हैं। इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, भाषा के तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानवीय संवेदनाओं का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75, उपरोक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। नेक्स्ट निर्देश है 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक का काम बहुत ही बातों में मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह के लिए कोषों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे फूलों पर बैठकर उसका रस लेती हैं, तभी तो मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता। यदि आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो आपको यही प्रवृत्ति ग्रहण करनी होगी। अच्छे अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए और उनकी बातों पर मनन कीजिए, फिर आपकी रचनाओं में भी मधु का सा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी युक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरे से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ट मनन कर आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका हो जाएगा। मनन पूर्ण लिखी हुई सामग्री के संबंध में शीघ्र किसी को यह कहने का साहस ही ना होगा यह अमुक स्थान से ली गई है, यह उच्छिष्ट है। जो बात आप भली भांति आत्मसात कर लेंगे वह फिर आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, मधुमक्खियों के शहद में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता क्यों है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खियाँ अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, आपकी रचनाओं में भी मधु का सा माधुर्य आने लगेगा यदि आप मधुमक्खियों की प्रवृत्ति अपना लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, जो बात आप भली भांति आत्मसात कर लिखेंगे वह आपकी अपनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, लेखक के काम की तुलना की जा सकती है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एक मधुमक्खी से। अगला क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन है, अच्छा लेखक बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हमें मधुमक्खियों की वृत्ति अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 से क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत की थी सर्वप्रथम 1848। आप लोग ध्यान रखिएगा
1848 में इस नीति का शिकार सतारा राज्य हुआ, 1849 में संभल, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसका विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा योग वेद, योग वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद माना जाता है और शस्त्र शास्त्र सैन्य तकनीक से जुड़ा है, इसका संबंध अथर्ववेद से है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसका संबंध आयुर्वेदिक दवाओं के नाम से है, ज्ञान से है। और गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं नामा हुमायूं। हुमायूं नामा हुमायूं सुमेलित नहीं है। बाबर नामा बाबर से है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और तुजु के जहांगीरी जहांगीर और शाहनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में वल्लभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी प्रभावती गुप्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाल हरा और पीला। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1773 में। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता न्यायालय के पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए भगत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926, ध्यान रखिएगा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल द्वारा की गई थी। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा की परिभ्रमण गति की और चंद्रमा की परिक्रमण गति की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 12 है, भारत की मुख्य भूमिका के देशांतर के बीच फैसले हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रशांत के रिंग को का वलय भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आग का वलय कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 है, महालनोबिस मॉडल आधारित था किस पंचवर्षीय योजना पर, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर, जिसकी समयावधि की बात करें तो 1956 से 60 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हम समिति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर अगला है 22, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली उच्च न्यायालय एनसीटी दिल्ली में है, गुजरात उच्च न्यायालय की बात करें तो गुजरात में है, और मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची, इसका राइट आंसर बनेगा। 7वीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। और शेयर बाजार जो है वो लोक व्यवस्था राज्य सूची विषय है, वन शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और डाक बचत जो है वो राज्य सूची का विषय है, पुलिस जन राज्य सूची का विषय है, और यहाँ पे विद्युत जो विद्युत है, विवाह है और जनसंख्या, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। बैंक और प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, स्वास्थ्य राज्य सूची का है, और जनसंख्या भी है यहाँ पर समवर्ती का है। नेक्स्ट नागरिकता की बात करें तो संघ सूची का है, कारागार राज्य सूची का विषय है, और नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंक, जनगणना, ये सभी संघ सूची का विषय है, जबकि भूमि, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, कृषि, आयकर, ये सभी राज्य सूची का विषय है। परिवार नियोजन, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा राज्यों की कुल संख्या में उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 91वां संशोधन, संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन 28 है यहाँ पे दोस्तों, कृत्रिम सिल्ट के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेयान, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए आपको बताना है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो AgI हो जाएगा यहाँ पर, और इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहाँ पर बनेगा CO2O हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा। इसका उपयोग एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तना। हल्दी पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त की जाती है, और हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद है, जो अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय साकी होता है, और इसका उपयोग औषधि, मसाले और रंग आदि के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
36 है, हिंदी का क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रजत जयंती, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती और 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, संख्या गमन का सही संविच्छेद इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा। संख्या गमन में यण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्य जल उठ जाना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। डेरा उठ जाना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, हाथ तंग होना, धन या पैसे की कमी होना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है, यहाँ पर विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको उसका चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सचल और चल, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शंस दिया गया है यहाँ पर 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑल इंग्लिश डायलेक्ट्स हैव लिंक विद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द स्पीच ऑफ स्कैंडिनेवियन एंड जर्मैनिक इन्वाइडर्स ऑफ ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, द जर्मैनिक इन्वाइडर्स ऑक्यूपाइड ब्रिटेन ड्यूरिंग द। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए मिडल एजेस, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे दोस्तों, ए बुक आर सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मेनी सब्जेक्ट्स आर ऑन मेनी एस्पेक्ट ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टाइपिकली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इनसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ सीज। तो सीज का आपको सिनोनिम बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का एंटोनिम आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, अगर 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा आर दोरईस्वामी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे दोस्तों, अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, निम्न में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखिका हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपा पाई। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जून को। अगला क्वेश्चन नंबर 55, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख जहाजों INS शाहद्री तथा INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में प्रतिभाग किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विम्बल्डन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच सर्बिया को पराजित कर जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज, स्पेन। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इराक, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, भारत किस सूचकांक में कितनी रैंक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
42वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, परमाणु भौतिक विज्ञानी। क्वेश्चन नंबर अगला है 61, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिन्स्क हो जाएगा यहाँ पर। बेलारूस की राजधानी जो है मिन्स्क है, और बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक स्थल रुद्ध देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल पर मनाया जाता है। त्रिवेणी संगम स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशियाई रिंगित, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गिलम्ब सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर अगला है 69 है, यहाँ पर इरकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरम। इरकुलम या एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेपक टकराव। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल सेपक टकराव या सेपक टकरा है, और इस खेल को किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी खेला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निर्देश दिया गया है दोस्तों 71 से 75, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिए। भारतीय समाज में अस्पृश्यता का निराकरण बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज के छिन्न भिन्न होने का प्रमुख कारण यह एक सामाजिक रूढ़ है। इसके निवारण द्वारा ही राष्ट्र को क्रियात्मक आकार दे सकते हैं। सच तो यह है कि राष्ट्रहित और मानव का कल्याण इसी में है कि भेदभाव की इस दुर्नीति को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। वस्तुतः महात्मा गांधी के रामराज्य का सपना तभी साकार होगा जब हम इस दलित वर्ग को अपनाकर अपनी श्रेष्ठता का उदाहरण देंगे। सामाजिक समरसता के वातावरण में ही किसी राष्ट्र के विकास का पुष्प खिलता है। इस बात को ध्यान में रखकर सदियों में शोषित और दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होना पड़ेगा। एक और जहां सामाजिक दृष्टि से यह नैतिक दायित्व है, वहीं हरिजनों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने भीतर से हमेशा के लिए आत्महीनता की दृष्टि को मिटा दें, अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान और स्वावलंबन युक्त जीवन जीने के लिए पूरे मनोयोग से तैयार हों, और यह प्रेरणा लेकर चले कि वे जीवन में कुछ कर दिखाएंगे। उनका अनुराग अपने देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति होना चाहिए। किसी प्रकार की आर्थिक प्रलोभन में फंसकर अपने आप को बेच देना यदि अपराध नहीं तो निंदनीय कर्म अवश्य है। इस तरह समाधान की यह कड़ी स्वधर्म निर्वाह सांप्रदायिक सद्भाव और पारंपरिक सहयोग से धीरे धीरे परिपुष्ट होती रहेगी। तभी हम एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रख सकेंगे और भारत के अतीत के उन गौरवमयी पृष्ठों को फिर से उजागर कर सकेंगे, जहां जाति की नहीं कर्म की सत्ता का महत्व है, धर्म का नहीं, भाव का नहीं, विचारों का महत्व है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय समाज में किसका निराकरण आवश्यक है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, दलित वर्ग को चाहिए कि वे स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी बने। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, बापू के रामराज्य का सपना साकार करने के लिए आवश्यक है कि दलित वर्ग को अपनाया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, अस्पृश्यता एक सामाजिक रूढ़ है जिसके कारण हिंदू समाज छिन्न भिन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, भेदभाव की इस दुर्नीति को हमेशा के लिए समाप्त करके ही यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारतीय समाज को संगठित किया जा सकेगा।
निर्देश है 7680। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मैदान गिरवनों में हरियाली लहकती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धर्म से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था, जहाँ पर वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 दिया गया है। पद्यांश का मुख्य भाव आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की संस्कृति का बखान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, पद्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40 करोड़। क्वेश्चन नंबर अगला 78, भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक सौंदर्य तथा भारतीयों की महानता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 79 है, छोड़ो स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता की, इसमें राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पितृभक्ति व आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, यहाँ पर संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट 3rd और 4th के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।